जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था सुल्तान के बारे में। सुल्तान के बारे में हमने देखा था कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती थी वो सारी किसके हाथ में होती थी? सुल्तान के हाथ। ठीक है। सुल्तान एक ऑटोक्रेटिक हुआ करता था, निरंकुश हुआ करता था एंड डेस्पोटिक रूलर हुआ करता था। मतलब वो जैसा एडमिनिस्ट्रेशन चाहता था वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क करना रहता। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो भी ऑफिसर्स हुआ करते थे उनका अपॉइंटमेंट करना, उनका रिमूवल करना और उनका जो है वो कौन सा ऑफिस संभालेंगे, ये सारी चीजें कौन तय करते थे? सुल्तान तय करते थे। अब मैंने आपको बताया था कि चूंकि सुल्तानों में सक्सेसर लॉ ऑफ सक्सेशन था नहीं, ठीक है, मतलब कि जो उत्तराधिकार का नियम जो था वो इनमें था नहीं, जिसके कारण हर बार क्या होता था कि सल्तनत के सुल्तान बनने के लिए हर बार एक लड़ाई लड़नी पड़ती थी आपस में, जिसमें भाइयों में आपस में लड़ाई होती थी और ये भी दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना था। ठीक है। तो सुल्तान कौन बनेगा, ठीक है, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं था। हालांकि इल्तुतमिश के टाइम पर यह चीज की गई थी कि जो उनके बेटे और बेटी हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले सुल्तान के योग्य समझा जाएगा, फिर उनको सुल्तान चुना जाएगा। ठीक। और नहीं, अगर कोई योग्य पुत्र नहीं हुआ करता था तो फिर उसके जो नोबल्स हुआ करते थे वो चुनाव करते थे। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ये भी बताया था कि सुल्तान का काम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन संभालना नहीं था, उसका काम था अपनी टेरिटरी की रक्षा करना बाह्य आक्रमण से। मतलब जो उस टाइम पर जो मंगोल इन्वेजन हो रहे थे उससे सुरक्षा देने का काम, अपने लोगों का भी काम क्या था? ये तो ये भी काम किसका था? सुल्तान का। ठीक। उसके बाद हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देखे थे, जिसमें जो इंस्टीट्यूट था नाम था मजलिसे एक खलबत। इसका काम हुआ करता था सुल्तान को एडवाइस देना कि भाई क्या सही है क्या गलत है। हालांकि सुल्तान ऑटोक्रेटिक हुआ करता था, वो माने ना माने उसकी मर्जी, लेकिन उसके बाद भी ये इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। ठीक है। इसके बाद दो सभाएं हुआ करती थी, एक था बर्रे आम और दूसरा था बर्रे खास। बर्रे आम में सुल्तान आम लोगों से मिला करता था और न्याय किया करता था। बर्रे खास में वो अपने इंपॉर्टेंट नोबल्स या जो उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे उनसे मिला करता था। तो दो तरीके की सभाएं होती थी, एक बर्रे आम और दूसरा बर्रे खास। अब अगर हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था नायब की पोस्ट। नायाब जो था ये किसके टाइम पर आया था? सुल्तान बहरम शाह के टाइम पे। ठीक है। और नायाब जो था वो सुल्तान के बाद दूसरा सबसे पावरफुल पर्सन था स्टेट में। ठीक है, हमने ये पढ़ा था नायाब के बारे में। ठीक। उसके बाद अगला जो था वो था वजीर। ठीक है, जिसको प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था। ठीक। ये बेसिकली किसका हेड हुआ करता था? दीवाने वजारत का। दीवाने वजारत क्या है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये हेड हुआ करता था। इसका काम होता था टैक्स का कलेक्शन करना। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करना मतलब जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो करना। ठीक है। तो ये जनरली क्या होता था? सिविल मैटर्स को देखता था। ठीक है, सिविल मैटर्स को। ठीक। अब इसी के अंदर में अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो दो ऑफिसर्स हुआ करते थे, एक था मुसारिफ और दूसरा था मुस्तफी। मैंने आपको बताया था कि मुसारिफ जो था वो इनकम के अकाउंट्स हैंडल किया करता था कि मतलब कितना पैसा आया। ठीक। और जो मुस्तफी हुआ करता था वो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना हुआ उसका ऑफिस देखा करता था। ठीक है। इसके बाद वजीर में एक डिपार्टमेंट हुआ करता था दीवाने बाकूफ। ठीक है। वो एक्सपेंडिचर का असेसमेंट करने का काम करता था कि भाई किस सेक्टर पर कहां पर कितना खर्चा हुआ, उसको असेस करने का काम कौन करता था? दीवाने बाकूफ। ठीक है। और अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक ने दो डिपार्टमेंट्स बनाए थे, एक था दीवाने मुस्तकराज और दूसरा था दीवाने कोही। दीवाने कोही मैंने आपको बताया था ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, कृषि के लिए बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और दीवाने दीवाने मुस्तकराज जो था, ये जो टैक्स कलेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद जो टैक्स बच गया उसको कलेक्ट करने का काम कौन किया करते थे? दीवाने मुस्तकराज। मतलब जैसे एक बार टैक्स कलेक्शन हो गया, अब कहीं पर कोई टैक्स अगर कलेक्ट करना बच गया तो उसको कलेक्ट करने का काम कौन करते थे? दीवाने मुस्तकराज, जिसको शुरू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ा था आरिजे मुमालिक। आरिजे मुमालिक बेसिकली दीवाने अर्ज का हेड हुआ करता था, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था।
इनका काम क्या होता था? सोल्जर्स को अपॉइंट करना, उनका मेंटेनेंस करना, उनकी ट्रेनिंग करना और उनको सैलरी बांटना। ठीक है। सुल्तान के बाद जो मिलिट्री अफेयर्स का हेड हुआ करता था वो था आरिजे मुमालिक। उसके बाद अगला हमने पढ़ा था दाबीरे मुमालिक। दाबीरे मुमालिक में हमने बताया था कि ये हेड हुआ करते थे दीवाने इंशा के। दीवाने इंशा क्या था? करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट। ठीक है। करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता था? रॉयल ऑर्डर्स को लिखना। ठीक है। वो रॉयल ऑर्डर्स जो या तो जनता के लिए हैं, या उनको नोबल्स को कोई भेजना है, या फिर दूसरे राज्य के राजा को भेजना है, वो सारी लिखा पढ़ी का काम कौन करते थे? करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट। ठीक है। जितने भी जनरली दाबिर जितने भी हुआ करते थे, राइटर हुआ करते थे, वो वर्क करते थे एज अ दाबिर मामलिक। ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत एक रिलीजियस डिपार्टमेंट था। ठीक है। क्योंकि रिसालत का रिलेशन किससे था? प्रॉफिट या रसूल से। ठीक है। तो एक रिलीजियस डिपार्टमेंट माना जाता था। इनका काम था एड और ग्रांट्स प्रोवाइड करना स्कॉलर्स को। ठीक है। इनका हेड हुआ करता था सदर ए सुद्र। सदर ए सुद्र जो है वो इनका हेड हुआ करता था, और वो जो है केसेस रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिस जो केसेस हुआ करते थे उनको हियर करने का काम करता था। अब इसी डिपार्टमेंट में एक था क्वाजी उल कुजात। ठीक है। वो उसका काम होता था जुडिशियल वर्क करना। उसका क्या काम होता था? जुडिशियल वर्क करना। इसके बाद हमने पढ़ा था बारिदे मुमालिक। ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। ठीक है। मतलब जो जासूस विभाग है उसका हेड हुआ करता था। इसके बाद फिर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखे, जैसे दीवाने कोही देखा था जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। इसका हेड कौन होता था? आमीर कोही। इसके बाद था आमीर हाजिब। आमीर हाजिब का काम था कोर्ट में डिसिप्लिन मेंटेन करना। ठीक है। और आमीरों में हायरार्की तय करना। जैसे आज की डेट में भी हायरार्की होती है, कोई पोस्ट का ऑफिसर होगा, उसके नीचे कोई होगा, उसके नीचे कोई होगा, ये हायरार्की होती है। ठीक है। और इसके अलावा आमीर हाजिब का काम ये था कि एक तरीके से ये सुल्तान के पीए के रूप में काम करता था। मतलब जिसको भी अगर सुल्तान से मिलना है तो सुल्तान से डायरेक्ट नहीं मिल सकता, वो पहले किससे अपॉइंटमेंट लेगा? आमीर हाजिब से। ठीक है। तो एक तरीके से ये पीए थे। फिर इसके बाद वकील ए दरम महल था, जो किसको किसके केयर करता था? जो रॉयल स्टाफ हुआ करता था, मतलब जो इनके मंत्री या नोबल्स वगैरह हुए करते थे उनकी केयर करने के लिए। अगला जो हुआ करता था वो हुआ करता था बारबक। बारबक का काम ये होता था कि कोर्ट जो है वो रूल्स के हिसाब से क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको देखने वाला। फिर आमीर शिखर हुआ करता था जो हंटिंग वगैरह, रॉयल हंटिंग होती थी उसका मैनेजमेंट करने के लिए। आमीर मजलिस हुआ करता था मेंटेनेंस ऑफ रॉयल फेस्टिवल। फिर वकील ए दर हुआ करता था, ये सुल्तान का अंतापुरा का चीफ ऑफिसर हुआ करता था। अंतापुरा का मतलब ये होता था कि सुल्तान के घरों में या उनके जो महल है उसमें जो भी सामान चाहिए होता था यूज के लिए, उन सारे सामानों को बनाने के लिए अलग अलग फैक्ट्रियां लगाई गई थी। तो इसका काम हुआ करता था फैक्ट्रियों में जाके इंस्पेक्शन करना। ठीक है। कि सुल्तान की जो चीजें बन रही हैं वो सही तरीके से बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। इसके बाद तीन ऐसे डिपार्टमेंट थे जो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किए थे। दीवाने खैरात जो कि एक चैरिटी डिपार्टमेंट था, दीवाने इस्तिखाक जो कि पेंशन डिपार्टमेंट था, और दीवाने बंदगाह जो कि स्लेव डिपार्टमेंट। फिर आमीर हाजिब जो मैंने आपको बताया सुल्तान के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो ये सारे ऑफिसर्स हमने देखे थे कि ये सारे ऑफिसर्स हुआ करते थे। इसके बाद फिर हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देखा था, लोकल गवर्नमेंट को। देखिए चूंकि सल्तनत भी जो थी अलग अलग प्रोविंसेस में बटी हुई थी। ठीक है। अब अगर हम हर प्रोविंस की बात करें तो हर प्रोविंस किस में बटा हुआ था? सिख में, जिसका चीफ हुआ करता था सिकदार। इसका चीफ कौन हुआ करता था? सिकदार। उसके बाद ये सिख किस में बटे हुए थे? ये बटे हुए थे परगना में, जिसका चीफ ऑफिसर हुआ करता था चौधरी। कौन हुआ करता था? चौधरी। परगना क्या हुआ करता था? ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो परगना के नीचे कौन होते थे? विलेज। विलेज सबसे छोटी यूनिट हुआ करती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, और इसका जो हेड हुआ करता था वो हुआ करता था मुकद्दम। इसी को खूद भी कहते थे और पटवारी। ठीक है। तो ये क्या हुआ करते थे? ये इनके चीफ हुआ करते थे। ठीक है। और हर गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई गई थी, जिससे जो लोकल मैटर्स थे, ठीक है, जो लोकल मैटर्स हुआ करते थे उसको वहीं पर सॉल्व कर लिया जाता था, उसे सुल्तान तक नहीं लाया जाता था। ठीक। तो ये था प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसके बाद फिर हमने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में बताया गया था चूंकि सुल्तान को बाह्य आक्रमण से और अंदर के जो मतलब इंटरनल भी कई सारे रिवोल्ट हो रहे थे,
तो उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए सुल्तान को एक बड़ी आर्मी चाहिए थी, और बड़ी आर्मी चाहिए, मिलिट्री पावर चाहिए, तो उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? रेवेन्यू से आएगा, जो आप टैक्स कलेक्ट करोगे। तो इसीलिए दिल्ली सुल्तानों ने 5 तरीके के टैक्स वसूल करना शुरू किया। 5 तरीके के टैक्स ही वसूल करते थे। सबसे पहला टैक्स था उश्र। ठीक है, उश्र टैक्स बेसिकली लैंड टैक्स होता था जो मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, अब इसमें भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अगर इरिगेशन नेचुरली हो रही है, मतलब सिंचाई अगर नेचुरली बारिश के कारण हो जा रही है, तो उनसे प्रोडक्शन का 10% टैक्स लिया जाता था। और अगर मैन मेड है, मतलब कहीं पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कहीं मतलब कुएं का इस्तेमाल करना पड़ रहा है इरिगेशन के लिए, तो उनसे जो लिया जाता था वो 5% लिया जाता था। ठीक है, तो ये उश्र टैक्स था। उश्र टैक्स लैंड टैक्स था जो मुसलमानों पे लगता था। फिर इसके बाद था खराज। खराज जो लैंड टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। इसका परसेंटेज फिक्स था, 33% से लेके 50% तक ये टैक्स लिया करते थे। किनसे? हिंदुओं से, मतलब सॉरी नॉन मुस्लिम से। फिर इसके बाद बात करें, अगला जो टैक्स हुआ करता था वो हुआ करता था खुम्स का टैक्स। देखिए, खुम्स का टैक्स बेसिकली जब भी कभी सुल्तान किसी जगह पर आक्रमण करके उसको लूटा करते थे, तो उस लूट का माल किस तरीके से बटेगा वो तय होता था। तो उसमें ज्यादातर सुल्तानों का ये मानना था, या वो ये चीज रखते थे कि 1/5 हिस्सा वो अपने पास रखते थे और 4/5 हिस्सा वो सेना में बांट दिया करते थे, एक्सेप्ट अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो खुम्स का जो किया था उसको उल्टा कर दिया था। वो 4/5 पार्ट अपने लिए रखता था और 1/5 पार्ट किसको देता था? सेना को देता था। ठीक, तो ये था खुम्स टैक्स। इसके बाद हमने देखा था जकात। देखिए, जकात बेसिकली कौन सा टैक्स हुआ करता था? ये एक कंपलसरी टैक्स हुआ करता था मुसलमानों के ऊपर। चूंकि जकात जो हुआ करता था वो इस्लाम का एक पिलर में से एक था, जैसे रोजे रखना या हज करना। ठीक है, ये तो ऐसे ही जकात भी क्या हुआ करता था? इस्लाम धर्म को जो भी मानते हैं उनके 5 फंडामेंटल पिलर्स में से एक था। इसमें ऐसा था कि साल भर में जितना भी कमाया है, ठीक है, उसका 2.5% जकात के रूप में गरीब मुसलमान भाई बहनों को देना, मतलब गरीब जो मुसलमान हैं उनको देने का काम किया जाता था। तो जकात में यही था। ठीक, इसके बाद जो आखिरी टैक्स था जो इन्होंने लगाया था वो था जिजिया टैक्स। देखिए, जिजिया टैक्स बेसिकली नॉन मुस्लिम पर एक रिलीजियस टैक्स लगता था। चूंकि दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे वे सिर्फ अपने आप को मुसलमानों का राजा मानते थे, वो हिंदुओं का राजा मानते ही नहीं थे अपने आप को, वो सिर्फ मुसलमानों का राजा मानते थे। अब चूंकि हिंदू यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे थे और यहाँ पर कब्जा किनका था? मुसलमानों का कब्जा था। तो जो सुल्तान हुआ करते थे उनका ये मानना था कि साहब आप हमारी टेरिटरी में रह रहे हो, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारी टेरिटरी में रह रहे हो और हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या होता था? इसको जिजिया के फॉर्म में लिया जाता था। ठीक, अब ये डिपेंड करता था कि सामने वाले की माली हालत कैसी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब हुआ करता था नॉन मुस्लिम, तो उससे 12 दिरहम लेते थे। अगर थोड़ा अमीर हुआ करता था तो उससे 24 दिरहम लिया करते थे, और अगर बहुत ज्यादा अमीर था तो उससे 48 दिरहम लिया करते थे। ये टैक्स के रूप में लिया जाता था। ठीक है, हालांकि जिजिया को बहुत जगहों पर एक्सेम्पशन भी किया गया था, मतलब कई ऐसे लोग थे या कई ऐसी कैटेगरी थी जिनको जिजिया नहीं देना था। उनमें कौन कौन आते थे? उनमें आते थे जो मेंटली रिटार्डेड है, मतलब जो पागल टाइप के लोग हैं वो। इसके अलावा महिलाएं, बच्चे, या हम बात करें भिखारी जो हुआ करते थे, और ब्राह्मण वर्ग जो सेजेस, मतलब जो ब्राह्मण वर्ग हुआ करता था, उनके ऊपर जो है जजिया टैक्स नहीं लगता था। आप याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक एक लौता ऐसा सुल्तान है जिसने इतनी हिम्मत करी थी कि ब्राह्मणों पर जिजिया लगा दिया था, वरना इससे पहले किसी भी सुल्तान की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि ब्राह्मणों पर जिजिया लगा दे, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो बड़े सम्मानित थे हिंदू मेजॉरिटी में, और चूंकि हिंदू सबसे ज्यादा रहते थे तो ज्यादातर सुल्तानों को इस बात का डर होता था कि अगर हमने इनके ब्राह्मण के ऊपर जिजिया लगा दिया तो ये विद्रोह कर देंगे। ठीक, तो इसी कारण से ब्राह्मणों पर भी जो है जिजिया नहीं लगाया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 तरीके के और टैक्स लाए गए थे, 2 अलाउद्दीन के द्वारा, एक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अलाउद्दीन के द्वारा जो 2 नए टैक्स लाए गए थे वो था घड़ी टैक्स, जो हाउस टैक्स जो घरों पे लगता था। इसके बाद जो ग्रेजिंग टैक्स हुआ करता था, मतलब जो चरवाहे
जो अपने पालतू पशुओं को चराया करते थे, तो उसका भी टैक्स कौन लिया करता था? अलाउद्दीन लिया करता था। और फिरोज शाह तुगलक ने एक टैक्स शुरू किया था, हक ए शर्ब, जो कि इरिगेशन टैक्स था। जो भी, क्योंकि इन्होंने नहरें बनवाई थी, तो जो भी किसान इनकी नहरों का इस्तेमाल करके सिंचाई किया करता था, उनको ये टैक्स देना पड़ता था एज हक ए शर्ब। क्लियर? ठीक। अब इन सारे टैक्सेस को, इन सारे रेवेन्यूज को मैनेज करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट हुआ करता था? दीवाने विजारत। मैंने पढ़ाया था आपको दीवाने विजारत। ठीक है, इसका काम होता था रेवेन्यू को कलेक्ट करना। आप रेवेन्यू को कलेक्ट की कैसे करते थे? तो मैंने आपको बताया था, जो प्रोविंसेस अलग अलग पार्ट में बटे हुए थे, हर प्रोविंस का, हर उसका एक पर्टिकुलर हेड हुआ करता था। जैसे मैंने आपको बताया था कि आमिर जो हुआ करते थे, आई एम सॉरी, जो प्रोविंस हुआ करते थे वो शिक में बटे थे, और शिक के हेड को क्या बोला जाता था? शिकदार। ठीक है, तो वहां पर शिक से कलेक्ट करने का काम कौन करते थे? शिकदार करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे लेवल पर आ जाएं तो कौन किया करते थे? ठीक है, अब ये किस में बटे हुए थे? परगना में बटे हुए थे। ठीक है, तो परगना को कौन किया करते थे? तो पटवारी लोग, चौधरी लोग किया करते थे। फिर मुकद्दम। तो ये सारे कौन थे? ये सारे रेवेन्यू कलेक्शन करने वाले थे। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था इनके रेवेन्यू करने के दो तरीके थे। एक था बटाई करना। बटाई मतलब जब फसल उग रही हो उस टाइम पर जो बटाई, मतलब जब फसल खड़ी हो गई हो उस टाइम पर जो बटाई होती थी वो कौन सी होती थी? खेत बटाई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब उसमें से ग्रेन्स को निकाला गया, ठीक, तब जो बटाई हुआ करती थी वो हुआ करती थी लंक बटाई, कटने के बाद। ठीक, इसके बाद फिर उन ग्रेन्स को निकाल के जब बेचा गया तो उसमें जो कटाई हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? रस बटाई। ठीक, तो तीन बटाई हुआ करती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रस बटाई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो मासाहात का मतलब ये होता था कि वो लैंड को मेजर करते थे। लैंड को मेजर करने के बाद अपने एसेप्शन से समझते थे कि भाई इसमें कितनी उपज होगी, और उसी उपज के ऊपर एक फिक्स अमाउंट का टैक्स लगाया जाता था। क्लियर? तो इतना हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ठीक, अब आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। ठीक, अब अगला जो सिस्टम हमें पढ़ना है, ठीक है, वो है मिलिट्री सिस्टम। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली के सुल्तानों के लिए दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। एक तो मंगोलों का लगातार आक्रमण हो रहा था, ठीक, और दूसरा हिंदुओं के बीच में, चूंकि इन लोगों की पॉलिसी हिंदुओं के प्रति बहुत ज्यादा हार्श थी, तो इस कारण से हिंदू लोग, राजा राजा महाराजा भी क्या करते थे? समय समय पर विद्रोह करते थे। ठीक है, तो सुल्तानों को उनका डर भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि विद्रोह होगा तो जाहिर सी बात है, और इन्हीं विद्रोह को दबाने के लिए या मंगोलों के आक्रमण को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बड़ी मिलिट्री की जरूरत थी। इसीलिए दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे वो अपनी सेना पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन देयर मिलिट्री फोर्सेस। आप कल्पना करिए, खिलजियों का तो मतलब पूरा साम्राज्य ही मिलिट्री के ऊपर था। अलाउद्दीन खिलजी का तो पूरा साम्राज्य किसके ऊपर था? सेना के ऊपर था। तो इनके लिए सेना बहुत महत्वपूर्ण थी। तो ये जरूरी था कि एक सशक्त और मजबूत सेना हो, क्योंकि दो मुख्य उनसे लड़ना है उनको। एक तो मंगोलों के आक्रमण को न्यूट्रलाइज करना है, और दूसरा जो हिंदू राजा हैं जो अंदरूनी तौर पर विद्रोह कर रहे हैं उनसे बचाना। तो इसीलिए इनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत थी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब सुल्तान पावर में आए, ठीक है, तो उनकी काफी हद तक डिपेंडेंसी किस पे रही? मिलिट्री फोर्सेस पर। ठीक है, एंटायर पीरियड में सुल्तान को एक तो हिंदू राजाओं से डर लगता था, इंटरनल रिबिलियन मतलब आंतरिक विद्रोह से डर लगता था। ठीक है, और सबसे ज्यादा डर अगर उन्हें किसी से लगता था वो था मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा होते थे, इसीलिए उनसे सबसे ज्यादा डर लगता था। इसीलिए यह जरूरी हो गया था कि एक सशक्त सेना होनी चाहिए। अब यहां पर चार तरीके की आर्मी इनकी हुआ करती थी, 4 टाइप्स की आर्मी इनकी हुआ करती थी, या हम कहें सोल्जर्स हुआ करते थे। सबसे पहली हुआ करती थी सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी। ये केंद्रीय सत्ता हुआ करती थी, केंद्रीय आर्मी हुआ करती थी, मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता था? सुल्तान से। ठीक है, तो ये सोल्जर्स कौन रिक्रूट करते थे? एज सुल्तान सोल्जर्स। ठीक है, ये सुल्तान के सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, और इनको बोला जाता था खस खेल सेना। ये नाम याद रखिएगा आप, इनको क्या बोला जाता था? खस खेल सेना। ठीक है,
इनकी केयर करने के लिए एक डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया था, मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज। मैंने आपको एक ऑफिसर के बारे में पढ़ाया था, आरिज ए मुमालिक, वो दीवाने अर्ज के हेड थे। ठीक है, तो इनका काम क्या होता था? इनका रिक्रूटमेंट करना, इनको ऑर्गेनाइज करना, इनकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना और इनकी ट्रेनिंग कराना। ठीक है, ये सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी सुल्तान की खुद की सेना थी, सुल्तान की खुद की सेना हुआ करती। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर यह सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी सबसे बड़ी थी। मतलब सबसे बड़ी आर्मी जो थी वो कौन सी थी? सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी। क्लियर है? ठीक, तो ये सुल्तान की अपनी आर्मी हुआ करती थी। दूसरी आर्मी अगर हम बात करें तो ये हुआ करती थी इनके प्रोविंसेस में जो गवर्नर्स हुआ करते थे उनकी। देखिए मैंने आपको बताया था पूरी सल्तनत किस में बटी हुई थी? प्रोविंसेस में बटी हुई थी। तो जाहिर सी बात है हर प्रोविंसेस को हेड करने वाला कोई ना कोई गवर्नर होगा। ठीक, तो इनकी क्या हुआ करती थी? खुद की भी आर्मी हुआ करती थी। मतलब जितने प्रोविंसेस थे, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या हुआ करते थे? जो कि सरदार या इक्तेदार जिनको हम कहते हैं, ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी इस सेना को मैनेज करना। मतलब जो प्रोविंसेस की सेना हुआ करती थी। ठीक है, तो ठीक है, तो इनकी सेना, इनका खर्चा, इनकी सैलरी वगैरह, इनका रिक्रूटमेंट, ये सब कौन देखा करते थे? सरदार देखा करते थे। ठीक है, लेकिन एक साल में एक बार, ठीक है, इस पूरी आर्मी को कहां प्रेजेंट किया जाता था? सुल्तान के सामने, क्योंकि अल्टीमेटली सुल्तान ही सब कुछ थे। ठीक है, वो तो प्रोविंसेस ने अपनी आर्मी बना के रखी हुई थी। बल्कि अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो प्रोविंसेस की सेना को ही बंद कर दिया, उसने सिर्फ सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। लेकिन बाकी जितने सुल्तान थे उनके समय में प्रोविंसेस की भी आर्मी हुआ करती थी, और जब भी कभी सुल्तान को इस आर्मी की जरूरत पड़ती थी तो जितने भी इक्तेदार हुआ करते थे वो सब अपनी आर्मी को लेकर के सुल्तान की सेवा में पहुंच जाते थे। ठीक है, मतलब कि इनकी एक तरीके से प्रोविंसेस की जो आर्मी हुआ करती थी, जब भी सुल्तान को जरूरत होती थी तो वो प्रोविंसेस के जो इक्तेदार या हम कहें जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे वो अपनी आर्मी को लेकर के सुल्तान की सेवा में प्रस्तुत होते थे। ठीक, तो एक तो सुल्तान की खुद की आर्मी थी और दूसरी जो आर्मी थी ये प्रोविंसेस आर्मी थी। तीसरे जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे टेम्परेरी सोल्जर। देखिए टेम्परेरी सोल्जर मतलब इनको टेम्परेरी बेसिस पे रिक्रूट किया जाता था। मतलब कि जैसे ही युद्ध होगा इन लोगों को भर्ती किया जाएगा और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ इन लोगों को हटा दिया जाएगा। ठीक, मैंने आपको बताया सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी और इससे पहले प्रोविंसेस आर्मी, ये स्टैंडर्ड आर्मी हुआ करती थी। स्टैंडर्ड मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये हमेशा रहा करती थी, मतलब इनको कभी डिसबैंड नहीं किया जाता। लेकिन जो टेम्परेरी सोल्जर्स हुआ करते थे उनको सिर्फ युद्ध के लिए रिक्रूट किया जाता था। ठीक, और जैसे ही युद्ध खत्म हुआ उनकी आर्मी को क्या कर दिया जाता था? डिसबैंडेड कर दिया जाता था। ठीक, इसके अलावा कुछ मुस्लिम वॉलंटियर्स भी हुआ करते थे। देखिए अब ये मुस्लिम वॉलंटियर्स कौन होते थे? ये ऐसे मुसलमान हुआ करते थे जो आर्मी में इन्वॉल्व होते थे लड़ने के लिए अगेंस्ट हिंदूज। हिंदुओं के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ ऐसे मुस्लिम नौजवान हुआ करते थे जो आर्मी में पार्टिसिपेट करते थे हिंदुओं के लड़ने के लिए। ठीक है, और ये इसको क्या मानते थे? जिहाद। क्या मानते थे इसको? ये जिहाद। ठीक है, अब इसमें क्या होता था? इनको कोई सैलरी नहीं दी जाती थी। मुस्लिम वॉलंटियर्स को क्या किया जाता था? कोई सैलरी नहीं दी जाती थी, बल्कि इनको बेसिकली कुछ शेयर दे दिया जाता था जो लूट का माल इकट्ठा हुआ है युद्ध से। युद्ध से जो माल लूटा गया, जो इकट्ठा हुआ, ठीक है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो इनको दे दिया जाता था। मतलब ये सोल्जर्स या आर्मी में नहीं थे, ये सिर्फ वॉलंटियर्स थे जो जिहाद के लिए क्या करते थे? हिंदुओं के अगेंस्ट में आर्मी के साथ मिलकर फाइट करते। सॉरी। ठीक, तो ये चार तरीके की आर्मी हुआ करती थी। एक तो सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी थी, दूसरी प्रोविंशियल आर्मी, तीसरी टेम्परेरी सोल्जर और चौथा मुस्लिम वॉलंटियर्स। अब इनकी सेना अगर हम देखें तो इनकी सेना कौन कौन सी हुआ करती थी? तो देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द आर्मी। आर्मी के तीन पार्ट्स हुआ करते थे। सबसे पहला हुआ करता था कैवेलरी, मतलब घुड़सवारी। देखिए घुड़सवारी ही इनके एक तरीके से माना जाए तो दिल्ली सुल्तान जो रहे हैं वो एक तरीके से कैवेलरी के जनक रहे।
ठीक है, घुड़सवारी जो की थी वो इन्हीं की सबसे एफिशिएंट हुआ करती थी। और इनके यहाँ दो टाइप के घुड़सवार हुआ करते थे, एक हुआ करता था सवर और दूसरा हुआ करता था दो अस्पा। सवर का मतलब होता था कि जो एक घोड़ा लेके चलता था, और दो अस्पा का मतलब होता था जो दो घोड़े लेके चलता था। ठीक है, और जितने भी घुड़सवार हुआ करते थे उनके हाथ में तलवार हुआ करती थी, स्पीयर, बो। ठीक है, बो एंड एरो मतलब तीर कमान। ठीक है, इसके अलावा इनके पास शील्ड भी हुआ करती थी। ठीक है, तो जितने भी हॉर्स राइडर हुआ करते थे इनके पास तलवार हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा इनके पास धनुष बाण हुआ करता था और इनके पास शील्ड भी होती थी। क्लियर, और भाला भी होता। ठीक है, तलवार के साथ क्या हुआ करता था, भाला भी हुआ करता था। एक तो ये इनकी कैवलरी थी। दूसरा जो इनका था वो थी एलिफेंट्री। अब देखिए, पहले के समय में जब यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने, उस टाइम पर इनके पास हाथी नहीं थे, क्योंकि ये लोग कहां से आए थे, ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया में हाथी नहीं हुआ करते थे। ठीक है, उस एरिया में हाथी नहीं हुआ करते थे। जब ये दिल्ली सुल्तान भारत में आए तब इन्होंने हाथियों को भी अपनी सेना में रखना शुरू कर दिया। ठीक, तो एलिफेंट्स को भी रखना जो हो गया था वो प्रोरोगेटिव हो गया था सुल्तान के लिए, कि भाई सामने वाली की सेना के पास अगर हाथी है तो हमें भी हाथी रखने की जरूरत है। ठीक, इसके अलावा तीसरा अगर हम बात करें तो ये हुआ करते थे फुट सोल्जर्स, पैदल सैनिक। ठीक है, जिसको हम इन्फेंट्री कहते हैं। ठीक है, पैदल सैनिक जो हुआ करते थे। ठीक है, इनको क्या बोला जाता था, पैकाज बोला जाता था। ठीक है, इनका भी काम था तलवार, भाला, ठीक है, डैगर, बो एंड एरो, शील्ड। बो एंड एरो मतलब धनुष बाण, और शील्ड ये भी लेकर के चला करते थे। ठीक है, तो ये तीन तरीके की पार्ट्स हुआ करते थे आर्मी के। एक इनका घुड़सवार, दूसरा एलिफेंट्री और तीसरा फुट सोल्जर्स। ठीक, ये तीन पार्ट्स हुआ करते थे आर्मी के। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके भी आर्मी में भी वेरियस वेरियस पोस्ट हुआ करती थी। जैसे अगर हम बात करें तो सुल्तान की जो आर्मी थी वो डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड थी। किस पर बेस्ड थी, डेसिमल सिस्टम पर। अब ये डेसिमल सिस्टम कैसे हुआ करता था, जैसे 10 हॉर्स राइडर हैं, ठीक है, मतलब 10 अश्वरोही। ठीक है, अश्वरोही कहा जाता था इनको। ठीक है, तो 10 अश्वरोही के ऊपर कौन होगा, एक सिपा सलार। ये आपको याद रखना है, मतलब कि 10 अश्वरोही, ठीक है, उनके ऊपर कौन हुआ करता था, एक सिपा सलार। ठीक है, ऐसे ही 10 सिपा सलार की अगर हम बात करें, 10 सिपा सलार की बात करें तो ये मिलके हुआ करता था एक आमिर। ठीक है, मतलब एक आमिर के ऊपर कितने हुआ करते थे, 10 सिपा सलार। एक सिपा सलार के ऊपर कितने हुआ करते थे, 10 अश्वरोही। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो 10 आमिर के ऊपर, ठीक है, 10 आमिर के ऊपर हुआ करते थे एक मलिक। क्या हुआ करते थे, एक मलिक। ठीक है, तो 10 आमिर के ऊपर कौन हुआ करते थे, एक मलिक। और ऐसे ही 10 मालिक, मलिक के ऊपर हुआ करते थे एक खान। ये डेसिमल सिस्टम चलता था। ठीक है, मतलब 10 अश्वारोही के ऊपर हुआ करता था एक सिपा सलर, 10 सिपा सलर के ऊपर हुआ करते थे एक आमिर, 10 आमिर के ऊपर हुआ करते थे एक मलिक, और 10 मलिक के ऊपर हुआ करते थे एक खान। मतलब सबसे ऊपर पोस्ट कौन सी रहती थी, खान। ठीक, तो ये इनका था मिलिट्री सिस्टम। ठीक, आई होप कि आपको मिलिट्री सिस्टम समझ में आया होगा। ठीक, मिलिट्री सिस्टम में हमने सबसे पहले तो इनकी आर्मीज देखी थी। ठीक, 4 तरीके की आर्मी हुआ करती थी, सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी, प्रोविंशियल की आर्मी, टेम्परेरी आर्मी और मुस्लिम वॉलंटियर। 3 मेन पार्ट्स में इनकी आर्मी बटी हुई थी, कैवेलरी, एलिफेंट्री, फुट सोल्जर्स। और इनका जो डेसिमल सिस्टम था वो ऐसा था कि 10 अश्वरोही के ऊपर एक सिपा सलार, 10 सिपा सलार के ऊपर एक आमिर, 10 आमिर के ऊपर एक मलिक और 10 मलिक के ऊपर एक खान हुआ करता है। ठीक, तो ये था इनका मिलिट्री सिस्टम। अब इनके प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में अगर हम बात करें, ठीक, तो आखिरी जो टॉपिक है वो है जुडिशियल सिस्टम। इनके समय में जुडिशियल सिस्टम कैसा हुआ करता था। ठीक, तो ऑल्दो द सुल्तान वाज द हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, मतलब कि सुल्तान जो है वो जुडिशियल सिस्टम का भले ही हेड हुआ करता था, बट स्टेट के पास अपने खुद के जजेस और कोर्ट्स भी हुआ करते थे ताकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके जस्टिस का। ठीक है, सुल्तान तो अल्टीमेट अथॉरिटी था ही,
ठीक है, इन मैटर्स ऑफ जस्टिस एंड यूजुअली यूज्ड टू प्रिसाइड ओवर ओपन कोर्ट्स। ओपन कोर्ट्स का मतलब ये हुआ करता था कि जैसे जन सुनवाई वगैरह हुआ करती थी तो उसमें सुल्तान जो है वो फैसला सुनाया करते थे, ठीक है, वैसे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काजीज हुआ करते थे या सदर्स हुआ करते थे, ये सुल्तान को असिस्ट करते थे, ठीक है। और मुफ्तीज क्या करते थे, उनको नियम समझाते थे, ठीक है, मुफ्तीज क्या करते थे, उनको नियम समझाते थे। हालांकि कई सारे लोकल कोर्ट्स भी इनके पास थे और माइनर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए पंचायतें लगाई जाती थी, ग्राम पंचायत, जो माइनर डिस्प्यूट्स को क्या करती थी, रिजॉल्व कर देती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉ का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज था, ठीक है, और काफी ज्यादा सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। जिन्होंने भी कानून को तोड़ा था उनके लिए बड़ी सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। मतलब कि टॉर्चर बहुत ज्यादा टाइम पे किया जाता था, ठीक है, टॉर्चर भी इंप्लीमेंट किया जाता था क्रिमिनल्स के द्वारा, और पनिशमेंट जो होती थी वो काफी ज्यादा हार्श दी जाती थी। अब इनको पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो ये कैसे कैसे पनिशमेंट देते थे, या तो ये हाथियों के पांव के नीचे कुचलवा देते थे, ठीक है, उसके अलावा डेथ पेनल्टी, ठीक है, या उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती थी। ये सारी कॉमन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट्स थी, ठीक है, ठीक। तो इसी कारण से ये क्या था, इनका जुडिशियल सिस्टम था। आखिरी पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, तो जुडिशियल सिस्टम जो था, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज नहीं थे, लेकिन कोई रिटन पीनल लॉ नहीं था, ठीक है, मतलब कुछ रिटन में नहीं था। जैसे आज की डेट में हमारा आईपीसी सीआरपीसी है, हमारे यहाँ सजा का प्रावधान लिखित है, मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि कोई अपने मन से सजा दे देगा, लेकिन उस टाइम पर क्या था, कोई एब्सेंस था रिटन पीनल लॉ का, ठीक है। तो इसीलिए जो जस्टिस हुआ करता था वो या तो कुरान के आधार पर हुआ करता था, या लोकल या रिलीजियस या पर्सनल लॉ के आधार पर हुआ करता था, ठीक है। मतलब आज जैसे हमारा जो लॉ सिस्टम है वो संविधान से चलता है, आईपीसी सीआरपीसी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा लॉ चलता है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कोई रिटन पीनल लॉ नहीं था, ठीक है। तो इस कारण से वो कुरान के बेसिस पर, लोकल, रिलीजियन या पर्सनल लॉ के बेसिस पर चलाया करते थे। क्लियर, कि यहां पर आकर के हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिल्ली सल्तनत का, ये कंप्लीट होता है, ठीक। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक करेंगे वो करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। पहले आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इकोनॉमी पे आएंगे और फिर लिटरेचर देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा चलेगा अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे उसमें हम देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इकोनॉमी देखेंगे, और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।